अगले एक हफ्ते में भारत में नई सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो शपथ लेंगे और बतौर प्रधानमंत्री जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी, जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी, उन्हें आगे लेकर जाएंगे। पहले ही प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेसी को लेकर अपना एक रोड मैप जो है वो कई बार जो है वो शेयर कर चुके हैं। उसे लेकर उन्होंने काफ़ी अहम डिसीजंस भी लिए हैं। यही नहीं, इंटरनल भारत में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी कुछ जो चेंजेस लाने की जो बात है वो की जा रही थी। ऐसे में उनका नया संकट मोचन कौन होगा, क्योंकि पहले ये जो भूमिका है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल निभा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम चर्चा करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रोल की और क्या भूमिका निभाई अजीत डोभाल ने इस रोल में और किस तरह से पॉलिसीज़ को नेगोशिएट किया कि वो भारत के फेवर में रहें। दरअसल अजीत डोभाल एनएसए के उन्हें एक कैबिनेट रैंक दिया गया था पिछली टर्म में। उनका जो टेन्योर है वो जून 3 को ख़त्म हो गया था। माना जा रहा है कि अब वो तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एज फैक्टर जो है उसके चलते अब वो तीसरी बार जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की भूमिका में प्रधानमंत्री के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं। दरअसल इसके बाद अब कौन होगा, इसके ऊपर जो है कई नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन हम पहले चर्चा करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भारत में क्या भूमिका रही है और क्यों वो एक जो पद है वो अहम माना जाता है। दरअसल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो एक एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। ये एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंट जो होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मामलों में या फिर नेबरहुड से जो थ्रेट्स जनरेट होती हैं उसके मामलों में, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलों में वो एड और एडवाइस करते हैं प्रधानमंत्री को कि क्या फ़ैसला लिया जाना चाहिए और किस फैसले के लिए जाने पर वो भारत के फेवर में जाएगा। यही नहीं, जो पूरे विश्व भर में जो देशों की पॉलिटिकल स्टैंडिंग होती है उन्हें डिसाइफर करके वो प्रधानमंत्री को आगे का रोड मैप की भी जो झलक है वो देते हैं। और भारत को जो एक डायनेमिक्स है इंडिया का दूसरे देशों के साथ जो लगातार चेंज होता रहता है उसमें भारत क्या भूमिका निभाएगा, क्या भारत के हक में रहेगा, क्या थ्रेट्स हैं बाकी कंट्री से, इन सब के बारे में जो एडवाइस है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो देते हैं। पिछले 10 साल से अजीत डोभाल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यभार को संभाल रहे थे। पहला टर्म उनका 2014 से 2019 का था। 2019 में उनका जो रैंक है उसे कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में एलिवेट कर दिया गया था और 2019 से 24 तक यानी 3 जून तक वो इस पद के साथ जुड़े रहे थे। दरअसल अजीत डोभाल की जो एक हिस्ट्री है वो भी काफ़ी दिलचस्प रही है। बतौर पुलिस वाले भी उन्होंने काफ़ी अहम जो ऑपरेशंस हैं वो किए हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें तो उन्होंने कांग्रेस के साथ भी उतना ही काम किया है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल जो प्लानिंग्स होती हैं थी या फिर कोई ऑपरेशंस होते थे उन्हें एग्जीक्यूट करने में फाइन डिटेल्स के साथ उन्होंने सभी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया है, जिसमें सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो मीज़ो अकॉर्ड का नाम जो है वो सामने आता है। उसमें उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, जब सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था तब भी उन्होंने एक अहम रोल जो है वो निभाया था। 1984 के जब दंगे हुए थे तब वो पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान में वो स्पाई के रूप में जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन जब 1988 के जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था तब उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि 3 महीने तक वो बतौर पाकिस्तानी एजेंट बनकर अंदर मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल में छुपे रहे थे और फिर उन्हीं का जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था जिसके तहत सारे के सारे आतंकवादी बिना
किसी को न्यूट्रलाइज किए बिना एनएसजी जो है वो ऑपरेशन को सफल बनाने में कामयाब हुई थी। तो ये एक उनके लिए एक बहुत अहम ऑपरेशन था, जिसके चलते उन्हें कीर्ति चक्र भी नवाजा गया था। यही नहीं, 1995 में जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा कि 1990 के दशक में कश्मीर में आतंक का दौर जो है वो शुरू हो गया था। उसके बाद पहले चुनाव जो हैं 1995 में हुए थे, तब उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। कांधार में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, जब IC-814 जो है हाईजैक हुआ था, और जो हाईजैकर्स थे उन्होंने कांधार में जाकर प्लेन जो है वो पार्क कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि तब मैं एक कब रिपोर्टर के रूप में कोर्ट्स कवर करना मैंने शुरू किया था, और तब से मैं अजीत डोभाल को फॉलो कर रही हूँ। 1999 में पहला जो एक बड़ा एक स्टोरी था वो मैंने हाईजैक जो जब रेस्क्यू किए गए जितने भी लोग थे, वापस लाए गए थे, वो सब मैंने कवर किया था। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं अजीत डोभाल साहब की। जब कंधार में प्लेन जो था वो पार्क था, तो उनसे आतंकवादियों से डील स्ट्राइक करने के लिए वो वहाँ गए थे, विमान के अंदर भी गए थे, जिसके चलते सारे यात्री जो हैं उन्हें छोड़ दिया गया था। साथ में उसके बाद उनका नाम जो है वो चर्चा में तब आया जब 2000 उसके बाद वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बने थे 2004 में। वो जब सरकार चेंज हुई थी तो 1 साल उन्होंने काम किया था बतौर DIB यानी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, और वो रिटायर हो गए थे। 2005 में उनका नाम जो है वो दोबारा से जिक्र में आया। तब वो एक ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। दरअसल जो इंडिया का मोस्ट वांटेड है दाऊद इब्राहिम, और वो दुबई में था, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। तब उन्होंने ये ऑपरेशन प्लान किया था कि वो यहाँ से छोटा राजन के 2 गुर्गों को भेजेंगे उस ऑपरेशन के लिए। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस ऑपरेशन में खलल डाल दी थी। मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, उन्होंने जब इंटरसेप्ट किया था एक गाड़ी को चाणक्यपुरी में, उसमें 2 लोग जो हैं वो मिले थे, विकी मल्होत्रा और उसके साथ एक एसोसिएट था। जो तीसरा शख्स था उसमें वो अजीत डोभाल थे। तब जो इस ऑपरेशन को हेड कर रही थी मीरा भोरवंकर, तब वो मुंबई पुलिस में इस ऑपरेशन को हेड कर रही थी। तब वो मिस्टर डोभाल को जानती तक नहीं थी। तब जब बाद में पता चला था, जब जांच में आया था कि वो इस तरह का एक ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एक उसमें जो है विघन डाल दिया था। 2009 में उन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन जो है उसको रिवाइव किया था। वहाँ पे कई रिसर्चर्स जो हैं वो अपना काम करते रह रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सरकार बनाई, तब उनका जो रोल है दोबारा से वो लाइमलाइट में आए मिस्टर अजीत डोभाल, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े। वो क्यों चुने गए, इसके पीछे भी कई सवाल जो हैं वो उठाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली वो इसलिए चुने गए क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजीज जिसमें वो विश्वास करते हैं वो एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। जब भी आप उनसे चर्चा करोगे तो वो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि नेशन फर्स्ट हमेशा होना चाहिए। भारत का जो हक, जो भारत का हित है, उसको हमेशा वो सर्व ऊपर रखते थे, जिसके चलते उन्हें ये एक अहम भूमिका दी गई थी। 2014 से 2019 तक उन्होंने कई अहम ऑपरेशंस जो हैं वो किए। सबसे पहला जो बड़ा कामयाब उनका ऑपरेशन था कि इराक में जो नर्सेस थी जो अटकी पड़ी थी, जिन्हें उन्हें वापस लाने का जो एक श्रेय है उनको गया था। साथ में जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का जो एक तस्वीर उन्होंने, एक रुख जो भारत सरकार को दिया, इसके लिए उन्हें माना जाता था। भारत की जो एक स्ट्रॉन्ग छवि एज अ नेशन बनाई, उसमें उन्होंने काफ़ी मदद की थी। साथ में जो वॉरिंग पार्टनर्स हैं, चाहे अमेरिका हो या रशिया हो, उन दोनों के साथ संतुलन बनाकर आगे चलने की जो पॉलिसी थी, उसका भी दिशा निर्देश अजीत डोभाल ने ही दिया था। और जो डिप्लोमेटिक एक इमेज भारत की बनी,
जो एक बड़ी भारत ने एक तस्वीर बनाई विश्व रूप में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो छवि बनी एक विश्व गुरु की, उसमें भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि वो जितने भी काम करते थे वो स्टेज के पीछे रखकर जो है वो करते थे। उरी के बाद उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी उसमें भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। बालाकोट की जो स्ट्राइक्स हुई थी पुलवामा हमले के बाद, उसमें भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। साइबर टेरर से रिलेटेड जो केसेस होते थे उसमें भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो ये सब काम थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि जो मोदी 3.0 की जो सरकार होगी उसमें अजीत डोभाल नहीं होंगे। लेकिन कौन लोग होंगे इसके ऊपर जो है वो चर्चा जो है अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी में जो है वो चल रही है। हालांकि इस सरकार में यानी मोदी सरकार में किसी का नाम लेना जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जिन नामों के ऊपर चर्चा चल रही है उनमें सबसे ऊपर नाम है RN रवि, जो फिलहाल तमिलनाडु के गवर्नर हैं। उनका नाम जो है वो चल रहा है। बता दें आपको कि RN रवि जो हैं वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे हैं, जैसा कि अजीत डोभाल साहब जो हैं वो रहे हैं। साथ में दूसरा नाम जो है वो है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर का। तो क्या मिस्टर जयशंकर इस बार विदेश मंत्री ना होकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का रोल निभाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। और तीसरा नाम जो चल रहा है वो आलोक जोशी, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड रह चुके हैं, उनका नाम भी जो है वो चर्चा में है। तो ये 3 नाम हैं जो चर्चा में हैं। हालांकि ये तय नहीं है कि अगर यही नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनेंगे या नहीं, लेकिन इनके नाम जो हैं वो चर्चा में हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि क्या जो संकट मोचन की भूमिका जो अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए निभाई थी, क्या नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वो भूमिका निभा पाएगा? क्योंकि इस बार जो है वो एक कोलिशन सरकार है, मोदी सरकार अकेली नहीं है। तीसरी बार जो शपथ लेगी, इस बार कोलिशन सरकार है और कई जो उनके एलाइज हैं वो साथ में उन्हें लेकर चलना होगा। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी छवि भी ऐसी होनी पड़ेगी कि वो बाकी के दलों को भी साथ लेकर आगे बढ़ सकें। तो शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।